ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूंगा उसकी जिसने तुझे बनाया। तो ये जो गाना मैंने गाया, इट इज फुल्ली डेडिकेटेड टू दिस कार्बोहाइड्रेट। की तारीफ करूं क्या मैं उसकी जिसने कार्बोहाइड्रेट को बनाया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ये जो हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, ये पढ़ने जा रहे हैं। बुक है एबीसी ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, वीडियो को कर लो 2x पर, आपको आवाज एकदम धांसू सुनाई देगी, मजे आएंगे, सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। तो कर दें शुरू, तो कर दें क्या शुरू, बोलो ना बोलो ना, बोलते क्यों नहीं। अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहला पॉइंट होता है क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द बेसिक थिंग यार। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ 3 और मोर कार्बन हैविंग एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होते हैं और साथ में प्रेजेंस होता है एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप का। इसी चीज को इन्होंने फिर से थोड़ा तोड़ मरोड़ के मॉडिफाई करके दे दिया कि एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस दिस डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो बेसिक डेफिनेशन ये कार्बोहाइड्रेट की हो गई है, मतलब दोनों पॉइंट्स का सेम है। देन नेक्स्ट चीज आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, दिख रहा है क्या, 4 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। 4 पार्ट कौन से हैं, मोनो, डाई, ओलिगो और पॉली। सबसे पहले मोनोसेक्राइड या फिर सिंपल शुगर की बात करते हैं। जनरल फॉर्मूला देख लो बस, है ना, सिर्फ देखो बस। जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2O का होल N। ठीक है, ये दिस इज मोनोसेक्राइड और सिंपल शुगर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम फॉर्म जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता इनटू सिंपल फॉर्म। सबसे सिंपल है यार, उसको क्या हाइड्रोलाइज करोगे, उसका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें these are 3 to 9 कार्बन कंपाउंड्स, है ना। यहाँ पर 3 से 9 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं मोनोसेक्राइड। दे सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द कार्बोहाइड्रेट। समझ रहे हो मेरी बात को। इस पॉइंट में मैंने ये कहा कि हमारे पास गिने चुने 3 से लेकर के 9 ऐसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जो कि बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, जैसे सेल एक पूरी बॉडी को बना देती है। अच्छा, और इन 3 से 9 ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, इनमें से मैक्सिमम पेंटोजेस और हेक्सोसेस हैं। ठीक है, पेंटोजेस यानी 5 कार्बन कंटेनिंग एंड हेक्सोसेस मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग। एग्जाम्पल ले लो मोनोसेक्राइड के, बहुत जरूरी है आपको मोनोसेक्राइड की बेसिक डेफिनेशन। देन एग्जाम्पल, व्हाट इज द एग्जाम्पल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मनोज, राइबोज और राइबुलोज। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए मोनोसेक्राइड या सिंपल शुगर के। उसके बाद में फटाफट दूसरे पर डाइसेक्राइड क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या है डाइसेक्राइड का, CnH2O का होल N-1। दिस इज डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड कैसे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस बाय कंडेंसेशन। कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोसेक्राइड। 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ जाती हैं बाय कंडेंसेशन, देन जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बन के आता है उसको हम लोग डाइसेक्राइड कहते हैं। और शुगर्स दैट प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। अरे वही चीज है, चीज को ऐसे बोल दो चाहिए वैसे बोल दो, बात तो एक ही है। एग्जाम्पल माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। देखो माल्टोज में मतलब वर्ड आ रहा है यहाँ पे, वर्ड पकड़ो, माल्टोज में वर्ड है माल, इसका मतलब माल ही माल है ना। तो माल्टोज की यूनिट क्या होंगी, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। बस 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलके माल बनाते हैं, ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड माल्टोज। ठीक है, उसके बाद में आता है लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क शुगर होती है ना, ये बनती है, एक तो ग्लूकोज ले लो और एक जी से गैलेक्टोज, जी हो जाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जी मिल्क शुगर है। ठीक है, उसके बाद में सुक्रोज, शुक्रान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुक्रोज जो है ये किससे बनती है, देखो एक चीज, सुक्रोज को हम लोग ब्रेन शुगर भी कहते हैं, है ना। तो
अच्छा आपको पता होगा ना कि जीएफ ब्रेन खाती है ना, हु इज जीएफ, है ना, ऑफेंड ना होए लड़कियां वीडियो देखने वाली, ये याद करने के लिए महज एक ट्रिक है। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड है ना, और वो क्या खाती है, दिमाग खाती है, दिमाग, सुक्रोज, ब्रेन शुगर, राइट। तो सुक्रोज की मोनोसेक्राइड यूनिट्स क्या हो गई, जीएफ मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गई, सीधी सी बात, इसको टेबल शुगर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओलिगोसेक्राइड। अरे यार ओलिगोसेक्राइड में क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि अगेन कंडेंसेशन से प्रोड्यूस होते हैं। कितनी यूनिट्स होती हैं, 3 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट होती हैं। डाइसेक्राइड में 2 यूनिट होती हैं और ओलिगोसेक्राइड में 3 से 10 मोनोसेक्राइड की यूनिट्स होती हैं जो कि कंडेंसेशन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। एग्जाम्पल, मैलो, माल्टोट्रायोज, रफिनोज और ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस। माल्टोट्रायोज और एक रफिनोज और ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस, दीज आर ओलिगोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हो गए। 3 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट। अब कई लोग ओलिगोसेक्राइड को ये बोलते हैं कि यार यहाँ पे 3 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट नहीं, 3 से 10 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, ये गलत है। अगर इस हिसाब से देखोगे तो तुम्हारा ग्लूकोज है C6H12O6, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अपना ओलिगोसेक्राइड बन जाएगा। लेकिन जरा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बताओ, क्या ग्लूकोज ओलिगोसेक्राइड होता है? अरे नहीं होता, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होता है। ठीक है, तो ये मोनोसेक्राइड यूनिट के बेसिस पे 3 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट। देन पॉलीसेक्राइड का जनरल फॉर्मूला फटाफट C6H10H12 उसका होल N। और पॉलीसेक्राइड को हम लोग ग्लाइकेन्स भी कहते हैं ना, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि मोनोसेक्राइड के पॉलीमर हैं। और पॉलीमर इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ, पॉलीमर कितनी यूनिट्स, कितनी मोनोमर यूनिट से बनते हैं, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ के जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती हैं तो पॉलीसेक्राइड बनाती है। एग्जाम्पल ले लो, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब। ठीक है, अब उसके बाद में शुगर और नॉन शुगर की बात करते हैं। शुगर जाती हूं मैं, क्रिस्टलाइन हूं, ये सब रिलेटेड है। वो कार्बोहाइड्रेट जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, अब वाटर सोल्यूबल हैं तो उसकी साइज भी छोटी होगी, क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे और स्वीट होंगे, मीठे होंगे टेस्ट में। तो मैं मीठी हूं, मैं पानी में घुल जाती हूं, मैं क्रिस्टलाइन हूं। और कौन हूं मैं मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड हूं। मोनोसेक्राइड सारी की सारी, सारी की सारी और सारी की सारी, है ना, ये शुगर्स में आती है। उसके पॉलीपॉलीसेकेराइड है ना, तो पॉलीसेकेराइड जो है ये नॉन शुगर है। अब उसके बाद में दूसरी एक और कैटेगरी, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब नॉन शुगर वालों को तो भूल जाओ, पॉलीसेकेराइड को भूल जाओ, अब रखो शुगर को याद। शुगर फिर 2 टाइप की, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एल्कलाइन बना तब गर्ल्स जिनको एल्कलाइन मीडियम मिला कि नहीं और अपनी औकात दिखा दी, रिड्यूसिंग नेचर दिखा दिया, जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती हैं। ठीक है, ये होती हैं हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स। और अच्छा, अगर तुम्हें कोई ये पूछे कि इनका रिड्यूसिंग नेचर क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिड्यूसिंग नेचर, अरे बोलो ना, क्या नेचर हो, क्या क्या रीजन होगा बताओ। देखो इस लाइन में ये रीजन लिखा हुआ है कि इनमें क्या होता है, फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है। अच्छा, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। ऐसा कार्बन जिस पे एल्डिहाइड, जिस पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो इन जनरल। ठीक है, अब reducing sugars are reducing because of the presence of free anomeric carbon with free aldehyde or ketone functional group, है ना। this free aldehyde or ketone functional group on the anomeric carbon is responsible for this property of carbohydrate। हाँ कि ना रे, समझ आया? ये बस सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल बता दो, रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल बता दो। सारी की सारी मोनोसेक्राइड और माल्टोज डाइसेक्राइड, लैक्टोज डाइसेक्राइड।
माफ़ करिएगा, मुझे लगता है बीच में थोड़ा सा विघ्न हुआ होगा क्योंकि लैपटॉप ने ये शो कर दिया कि यूएसबी डिवाइस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, मतलब मेरे माइक से आवाज़ नहीं आई होगी शायद, तो मे भी थोड़ी देर के लिए आवाज़ नहीं आई, प्लीज़ इग्नोर इट। आपको पता है मैंने क्या ही बोला होगा, सामने छोटा सा कंटेंट लिखा हुआ है। सो नाउ अब कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर हम लोग बात करते हैं। टेस्ट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर एक तो रिड्यूस कर सकती हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को और एक फिनाइल हाइड्रोजीन को, दो इनको रिड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट शो करती हैं हमारी रिड्यूसिंग शुगर। बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है यार, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, एल्कलाइन CuSO4 सॉल्यूशन लिया जाता है, तो अगर डाली हुई चीज इस एल्कलाइन कॉपर सल्फेट में डाली हुई चीज अगर इस एल्कलाइन कॉपर सल्फेट को रिड्यूस कर दे तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा टेस्ट क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन वाला। अगर फिनाइल हाइड्रोजीन में हमने एक चीज डाली और उस चीज ने ओसाजोन क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन कर लिया, ओसाजोन क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन कर लिया, तो हम बोलेंगे कि वो चीज़ जो हमने डाली है दैट इज़ रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद में नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं, ऐसी शुगर जिनमें नो फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। भाई जो रिड्यूसिंग शुगर की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसका नाम है वो क्यों है, क्योंकि उसके एनोमेरिक कार्बन पे फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। जब भाई ऐसी शुगर्स भी तो होंगी ना जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएंगी। सो देयर फंक्शनल ग्रुप आर यूजुअली एंक्लेजिंग, अच्छा वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाएंगी, तो अब उनके ये जो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है ये फ्री नहीं है ना, तो ये कहाँ लफड़ा कर रहे हैं, कहाँ चक्कर चला रहे हैं, कहाँ बिजी हैं, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी हैं, राइट। देन एग्जाम्पल, अरे बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है, सबसे ज़रूरी एग्जाम्पल शुगर में यही है, सुक्रोज। इसी बात पे एक गाना गाता हूँ, शुक्रान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। तो जो सुक्रोज है ये है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, सुक्रोज कैसे बनती है, सुक्रोज बनती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, पता है ना, अभी तो ट्रिक बताई थी गर्लफ्रेंड वाली, अरे मैं तेरा बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड, अब ना कहूंगी ना 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 ना, तो ये तो मैंने ट्रिक बताई थी अभी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाली, हाँ किनारे बताई थी ना, तो यही वाली ट्रिक देखो। ओके, यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में, ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है, ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है C1 कार्बन, उस पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और इधर से फ्रक्टोज चाचा बैठे हुए हैं, जो फ्रक्टोज है उसके सेकंड वाले कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये एग्जैक्टली याद रखना कि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप, ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है कहाँ होता है, फर्स्ट कार्बन पे होता है, और फ्रक्टोज पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन होता है, और कहाँ होता है, सेकंड कार्बन पे होता है। तो एक्चुअली में जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो ये जो दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं ये तो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी हो जाएंगे, तो फिर रिएक्शन करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी होगी सुक्रोज की वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। समझ गए हो मेरी बात, अरे ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज ही तो बनाएंगे। अब ये जो पूरा जो मॉलिक्यूल है, ये जो पूरा एकदम जो बनेगा बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, अगर इसमें फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये बिजी हो गए बॉन्ड बनाने में, तो फिर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसी होगी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैक्टोज, याद रखना लैक्टोज कंपोनेंट ऑफ मिल्क होता है, बहुत ही जरूरी हमारा डाइटरी कार्बोहाइड्रेट होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और दूसरी बात, अगर आप में एक एंजाइम होता है लैक्टेज, इस लैक्टेज एंजाइम की जन्म से ही डेफिशिएंसी हो तो आपका लैक्टोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको एक चीज हो जाएगी, एक डिजीज हो जाएगी, एक डिसऑर्डर हो जाएगा जिसको हम कहेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। ओके, सो दिस कंडीशन इज नोन एज, वेदर सबसे अगर एक्यूरेटली बोलूँ तो हम बोलूँगा कि ये जो कंडीशन बनेगी है ना जहाँ पे लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड देखेंगे। देखो मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर करते हैं और दूसरे नंबर पे हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप करते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उनको एल्डोज कह देंगे, जिनमें कीटोज ग्रुप प्रेजेंट है उनको कीटोज कह देंगे। और दूसरा क्लासिफिकेशन ये नंबर के बेसिस पे होता है, नंबर ऑफ कार्बन, जैसे 3 कार्बन हुए तो ट्राइओज, टेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज, 6 कार्बन हेक्सोज, ठीक है। लेकिन
अब जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है मोनोसेकेराइड का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कि दोनों को ले लो साथ में एकदम, है ना, दोनों को ऐड कर लो, अकाउंट बोथ द कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली, अगर आप देखोगे दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड, राइट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है जेनेरिक नेम ट्रायोस, ठीक है। ट्रायोस का मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। अब एल्डोस फॉर्म क्या बनेगी, ग्लिसरल्डिहाइड, जैसे आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक है। तो इस नाम में ग्लिसरल्डिहाइड जो आपने मोनोसेकेराइड लिखा है, इसमें आपने ये भी शो कर दिया कि 3 कार्बन का है ये, और एल्डिहाइड इसमें प्रेजेंट है। आपने लिखा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, तो आपने दोनों चीज़ें बता दी कि ये कीटोन भी है और ये ट्रायोस भी है, ठीक है। एरिथ्रोज, एरिथ्रूलोज, एक चीज़ याद रखना, जो एल्डोज हैं, एक तो याद रख लेना कुछ ट्रायोज के नाम, कुछ टेट्रोज के नाम, कुछ पेंटोज, कुछ हेक्सोज के नाम, ठीक है। हेक्सोज का तो बड़ा सिंपल है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मनोज, ये सारे के सारे क्या हैं, हेक्सोज हैं। ग्लूकोज C6H12O6 होता है। फ्रक्टोज, ये भी हेक्सोज है लेकिन ये कीटोज है, ठीक है। ओके, समझ रहे हो मेरी बात, कीटोज है। और एरिथ्रूलोज, अच्छा वो ट्रिक बता रहा था मैं कि जैसे एल्डोज में आपको हर जगह या फिर तो देख सीधा एल्डिहाइड लिखा हुआ मिला गया, या फिर ओज, राइबोज, जाइलोज, रेबिनोज, ओज लग रहा है, तो ओज जहाँ दिखाई दे मैक्सिमम वो एल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस होगा, वहाँ पे वो एल्डोज शुगर होगी, ठीक है। और कीटोज जहाँ पर आपको दिखाई दे, मतलब जहाँ पे ऊलोज दिखाई दे, ऊलोज कैसे, देखो एरिथ्रूलोज, राइब्यूलोज, जाइल्यूलोज, समझ रहे हो, ये ऊलोज जहाँ दिखाई दे रहा है ये कीटोज है, समझ गए हो मेरी बात को। ओके देन, अच्छा फ्रक्टोज एक कीटोज होती है, याद रखना, हमने देखा था ना कि फ्रक्टोज के अंदर सेकंड वाले कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब ये स्ट्रक्चर्स इनकी दी हुई हैं जो कि हमें एक बार ध्यान होनी चाहिए यार। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, यहाँ पे देख C1 कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये यहाँ पे हो जाएगा अपना C6 कार्बन जिस पे एक प्राइमरी एल्कोहल प्रेजेंट है। उसके बाद में गैलेक्टोज का क्या होता है, गैलेक्टोज का भी कुछ ऐसा ही होता है ना, कुछ ऐसा ही होता है। फर्क कहाँ होता है, ओरिएंटेशन पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन के साथ OH इधर है, यहाँ पे OH इधर आ जाएगा, समझ गए बस। नेक्स्ट फ्रक्टोज की बात करते हैं, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, देख लो सेकंड कार्बन पे C2 कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, और टर्मिनल कार्बन्स पर प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, राइबोज 5 कार्बन का होता है ना, इसमें देखो ये चीज़ हो गई, ये राइब्यूलोज की स्ट्रक्चर होगी, ऊलोज है ना, तो ऊलोज मतलब ये कीटोन ग्रुप होगा यहाँ पे। अच्छा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, यहाँ पे एसीटोन बीच वाले कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। ग्लिसर एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड तो फर्स्ट कार्बन पे CHO लगा दो बस, ठीक है, ये 3 कार्बन का होता है ग्लिसरल्डिहाइड। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारा का सारा मसाला वही है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीज़ ये याद रख लेना कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कहाँ होता है, C6 पे होता है ग्लूकोज में। यहाँ पे देखो C6 पे जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं होमोसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। देखो होमोपॉलीसेकेराइड, इनको होमोग्लाइकेन कह देते हैं क्योंकि पॉलीसेकेराइड का अदर नेम होता है ग्लाइकेन, ठीक है। अब होमो मतलब होता है सेम, तो ऐसे पॉलीमर जो सिमिलर टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट से बने हुए हों, कनेक्टेड हों और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्टेड हों, ऑफ कोर्स सी बात है, उनको हम लोग होमोपॉलीसेकेराइड कह देते हैं। तो एग्जाम्पल बता दो आनंद के साथ, एग्जाम्पल बताओ। सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा स्टारच, उसके बाद में ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रीन, और ये डेक्स्ट्रॉन, और ये सेलुलोज, और एक इनुलिन, बेटा छोटा सा इनुलिन है, इनुलिन। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टार्च की बात करते हैं। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो स्टार्च होता है इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ओहो, हमें तो पता ही नहीं था, बहुत बड़ी बात बता दी तो। अरे आगे की बात सुनो ना, स्टार्च पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, कहाँ प्रेजेंट होता है याद रखना, प्लांट्स में। कौन से प्लांट्स में, एग्जाम्पल ले लो पोटैटो सीरियल्स, आगे लिखा हुआ आएगा। और ये इसका फंक्शन क्या होता है स्टार्च का, ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज ऑब्टेन्ड एंटायरली फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा एंटायरली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज।
अब हमारे पास दो तरीके के स्टार्च होते हैं, एक तो अमाइलोज और एक अमाइलोपैक्टिन, ठीक है। दीज आर टू टाइप ऑफ स्टार्च जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे फर्दर इन दिस वीडियो ओनली। देन ग्लाइकोजन की बात करते हैं। ग्लाइकोजन यार एनिमल स्टार्च होता है, तो ये भी सिंपल सी बात, डेफिनेशन वही होगी कि एक पॉलीमर होता है ग्लूकोज का जो कि एनिमल्स में और ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्टार्च कहाँ से, प्लांट सोर्स से मिलता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में ये जो ग्लाइकोजन है ये भी स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ये भी स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन भी, लेकिन ये स्टोरेज फॉर्म कहाँ है, एनिमल्स में और ह्यूमंस में है ये स्टोरेज फॉर्म। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोग्लाइकन। अब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट होंगी, वैरायटी, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट होंगे, उनके डेरिवेटिव जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब सबसे पहले इसमें आएगा म्यूकोपॉलीसेकेराइड, एमपीएस एंड देन गैग्स आएंगे। एग्जाम्पल देख लेना बस एक बार, हेट्रोपॉलीसेकेराइड को पूछे म्यूकोपॉलीसेकेराइड, एमपीएस, और गैग्स क्या होते हैं, ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेंस और कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, तो जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है ग्लाइकोप्रोटीन का दैट इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड, है ना। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड यहीं पे खेल खत्म, पैसा हजम। आगे बढ़ते हैं, देखो अमाइलोस। देखो अमाइलोस जो होता है ये पॉलीमर होता है 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट। अब देखो मैं जितने भी यहाँ पे ये नाम बोलूँगा, अमाइलोस, अमाइलोपैक्टिन, ग्लाइकोजन, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स अब मैं बोलने वाला हूँ उनकी जो मोनोमर यूनिट होगी वो अल्फा डी ग्लूकोज होगी। यहाँ पे सिर्फ पूरी टेबल में एक ऐसा अलग पंचातिया मिलेगा आपको, वो है सेल्यूलोज, जिसकी एक अलग ही पंचात है। सेल्यूलोज मिलेगा जिस जो बीटा डी पॉलीमर का बीटा डी पॉलीमर होता है, ठीक है। उसके अलावा सब में जो मोनोमेरिक यूनिट होगी वो अल्फा डी ग्लूकोज की मिलेगी, ठीक है। तो ये मैं फिर बार बार रिपीट नहीं करूंगा ना, बार बार हाईलाइट नहीं करूंगा। अमाइलोज इज पॉलीमर ऑफ 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, और अप्रोक्सीमेटली 10 से 20% ऑफ द स्टार्च इज अमाइलोज। और दिस अमाइलोपैक्टिन, नेक्स्ट इज अमाइलोपैक्टिन, ये भी बस ये भी क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बनता है, लेकिन यहाँ पे नंबर बढ़ा दो। देखो जैसे एक सिंपल सी ट्रिक है, जैसे अमाइलोज छोटा नाम है, नाम ले अमाइलोज ले दिया, अमाइलोपैक्टिन बड़ा नाम है, तो इसमें ज़्यादा यूनिट्स होंगी, ठीक है। तो अमाइलोज में कितनी यूनिट, 200 से लेके 1000, ठीक है। लेकिन अमाइलोपैक्टिन देखोगे यहाँ पे फ्यू थाउजेंड्स यूनिट्स होंगे अल्फा डी ग्लूकोज की, ठीक है, ठीक है। थाउजेंड्स यूनिट्स है अल्फा डी ग्लूकोज की, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना, 80% ऑफ द स्टार्च कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा अमाइलोपैक्टिन। और अमाइलो छोटा सा 200 से लेकर 1000 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट, 10 से 20% ऑफ द स्टार्च ही होता है, ठीक है। अब बेचारा छोटा सा है तो पानी में सॉल्युबल होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, लेकिन होता तो है ना। और स्ट्रेट चेन होती है, सीधा, बेचारा अमाइलोज है, छोटा सा है, सीधा चलता है, कोई ज़्यादा फ्लफड़ा नहीं है इसका। लेकिन अमाइलोपैक्टिन को देखना, अमाइलोपैक्टिन पानी में भी सॉल्युबल नहीं होगा। अमाइलोपैक्टिन कहता है मैं तो पानी में भी सॉल्युबल नहीं होगा, और मेरी तो स्ट्रक्चर ब्रांच्ड है ना। नाम से देखो, नाम छोटा सीधा है बेचारा, नाम कितना बड़ा तो इसकी ब्रांचेस होंगी, पता नहीं कितनी जड़ें हैं इसकी, अमाइलोपैक्टिन की। आगे अब बात करते हैं हम ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर होता है, बोलो बोलो, अल्फा डी ग्लूकोज बोला तो था अभी। एंड ऑब्टेन एंटायरली फ्रॉम एनिमल सोर्स, ग्लाइकोजन एनिमल सोर्स से मिलता है। स्टार्च कहाँ से मिलता है, प्लांट से, ओके। अब एक चीज देखना, ये जो अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन है, मैंने इसके बीच में ये संबंध क्यों बनाया है, इस लाइन से मैंने इन दो जिस्म और एक जान को क्यों कनेक्ट किया है, क्योंकि ये एक्चुअली में दो जिस्म एक जान होते हैं। ग्लाइकोजन रिजेंबल करता है अमाइलोपैक्टिन से काफी सारी चीजों में, ठीक है। ये भी ब्रांचिंग शो करता है, बट नंबर ऑफ ब्रांचेस थोड़े से ज्यादा होते हैं अमाइलोपैक्टिन से, समझ रहे हो मेरी बात, ओके। कॉमन सोर्सेज क्या हैं ग्लाइकोजन के, एक तो लीवर ग्लाइकोजन और एक मसल ग्लाइकोजन, ठीक है। अच्छा सोचो इनमें से ज्यादा कौन सा होता होगा, मसल ग्लाइकोजन इज मोर कॉमन सोर्स देन लीवर ग्लाइकोजन, बिकॉज मसल्स तो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, लीवर तो एक जगह पे है, लीवर तो खत्म हुआ, शुरू हुआ, खत्म हो गया, मसल तो पूरी बॉडी में। नेक्स्ट डेक्स्ट्रिन, अब डेक्स्ट्रिन, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट इज डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन किसका, फिर से अल्फा डी ग्लूकोज। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो जरा देखो, नखरा कमाल, पार्शियल ब्रेकडाउन या हाइड्रोलिसिस जिसको हम कह सकते हैं ऑफ स्टार्च,
डेक्स्ट्रिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। अब तुम्हें याद भी होगा, अगर तुमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ा है वंस अपॉन ए टाइम इन क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी, तुम्हें पता होगा कि एक एंजाइम होता है अल्फा अमाइलेज, वो क्या करता है, वो क्लीवेज करता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का इनसाइड द स्टार्च मॉलिक्यूल, जिससे डिफरेंट ओलिगोसेक्राइड फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रिन कह देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अल्फा अमाइलेज एंजाइम जो कि क्या करता है, पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा अमाइलेज जो है वो क्या करता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है स्टार्च का। नेक्स्ट चीज डेक्स्ट्रॉन। अब डेक्स्ट्रिन और डेक्स्ट्रॉन में फर्क देखना। डेक्स्ट्रॉन क्या होता है, इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज सेम फॉर्म्ड बाय माइक्रोब्स। ठीक है, डेक्स्ट्रिन तो बनता है पार्शियल ब्रेकडाउन से। स्टार्च का जब तुम डाइजेशन करोगे, पार्शियल ब्रेकडाउन करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो डेक्स्ट्रिन बनेगा। लेकिन माइक्रोब्स द्वारा कौन बनता है, डेक्स्ट्रॉन बनता है माइक्रोब्स द्वारा, बैक्टीरिया, यीस्ट, है ना। ये डेक्स्ट्रॉन ब्रांच स्ट्रक्चर होती है और नॉन डाइजेस्टेबल, देख रहे हो स्टार पॉइंट, नॉन डाइजेस्टेबल और कोलॉइडल होता है नेचर के अंदर। अच्छा, क्लिनिकली इसका इंपॉर्टेंस होता है, इसको हम लोग प्लाज्मा एक्सपेंडर की तरह काम में लेते हैं। प्लाज्मा जैसा नाम वैसा काम, है ना। इन केस ऑफ हाइपोवॉल्मिक शॉक, हाइपोवॉल्मिक शॉक का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी बॉडी फ्लूइड का लॉस हो जाना। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, बॉडी फ्लूइड का लॉस हो गया, ब्लड वगैरह ज़्यादा निकल गया, ठीक है, या फिर और भी इसके काफ़ी सारी चीज़ें, तो सर्जरी, कोई मेजर सर्जरी, ड्यूरिंग मेजर सर्जरी या कोई भी अदर कंडीशन के दौरान फ्लूइड लॉस हो गया, दैट इज हाइपोवॉल्मिक शॉक। तो हाइपोवॉल्मिक शॉक को प्रिवेंट करने में हम इस प्लाज्मा एक्सपेंडर का यूज करते हैं। कैसे, देखो, अगर लॉस हो गया फ्लूइड का तो तुम एक काम करो, फटाफट एक बड़ा सा इंजेक्शन भर दो, बड़ा सा मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ा नहीं, मतलब इंजेक्शन भर दो बड़ा सा, और फिर इंट्रावीनसली ठोक दो, बस डेक्स्ट्रॉन का भर के ठोक दो। बस ये क्या करेगा, ये प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाएगा, जिससे जो वाटर होगा वो ब्लड वेसल के अंदर घुसेगा एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में से, जिसकी बदौलत क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम जो होगी वो मेंटेन हो जाएगी। ये डेक्स्ट्रॉन का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, प्लाज्मा एक्सपेंडर। आगे बढ़ते हैं, सेल्यूलोज। अच्छा, सेल्यूलोज का क्या किस्सा है, अलग ही है भाई, ये तो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है, और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है, प्लांट सोर्स से डिराइव होता है, वेजिटेबल से, फ्रूट से। और एक बात बताऊं, बोलो बोलते क्यों नहीं, बोलो ना, इट इज नॉन डाइजेस्टेबल इन ह्यूमन, सो इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ये नॉन डाइजेस्टेबल होता है। अब बात करते हैं इन्युलिन की। इन्युलिन के लिए भी मैंने देखो ये हाईलाइट पहले से करके रखा है, इट हैज नो डाइटरी इंपॉर्टेंस, कोई भी डाइटरी इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। तो इसको क्या काम में लिया जाता है, ये डाइजेशन वगैरह नहीं होता है, तो इसको यूज लिया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है GFR, उसके मेजरमेंट के लिए। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट, इनुलिन जो होता है, इट इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज एंड वाटर सोल्यूबल होता है। याद रखना, इनुलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, बाकी सारे ग्लूकोज के पढ़े थे, इनुलिन सिर्फ ऐसा है जो पॉलीमर फ्रक्टोज का है और वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, कहाँ पाया जाता है ये, ऑनियन, गार्लिक और लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, बस खत्म बात। अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन के बीच में डिफरेंस, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। अमाइलोज छोटा सा नाम है, तो क्या होगा, इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ये कम यूनिट से बनेगा, 100 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से बनेगा, पानी में सॉल्युबल हो जाएगा आराम से, स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग होगी नहीं, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, और 10 से 20% होगा ये स्टार्च का, और ब्लू कलर देगा। ये नहीं देखा था हमने कि जब इसका अमाइलोज का आप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। अमाइलोपैक्टिन में वही सारे पॉइंट कि अमाइलोपैक्टिन बड़ा नाम है तो ये हाईली ब्रांच्ड होगा, वाटर इनसॉल्युबल होगा, फ्यू थाउजेंड ग्लूकोज यूनिट होंगी, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, 80 to 90% ऑफ द स्टार्च होगा। लेकिन देख रहे हो, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के साथ कैसा कलर देगा, रेडिश वॉयलेट कलर देगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए, डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है, स्टार्च जो होता है वो प्लांट सोर्स से मिलता है, राइस, पोटैटो, व्हीट, कहा था ना मैंने, सीरियल्स वगैरह। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर हाईली ब्रांच्ड होती है, हाईली ब्रांच। सोचो ना, मतलब एनिमल से जो चीज़ मिल रही है, एनिमल्स आर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देन प्लांट्स, ऑब्वियस सी बात है। तो ट्रिक याद करने की महज है ना, तो
स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ग्लाइकोजन एनिमल सोर्स से मिलता है तो ऑब्वियसली हाईली ब्रांच्ड होगा, ठीक है। और स्टार्च जो है वो लेस ब्रांच्ड होता है, और अनब्रांच्ड भी होता है। लेस ब्रांच्ड स्टार्च को क्या कहते हैं, अमाइलोपैक्टिन, और अनब्रांच्ड वाला कौन सा, अमाइलोज है, देख चुके हैं हम। उसके बाद ये मॉलिक्यूलर वेट 10 से 40 लाख, अबाउट 5 लाख। उसके बाद में कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन कैसा कलर देता है, ग्लाइकोजन देता होगा, कैसा कलर, डीप रेड कलर, गहरा लाल रंग। और उसके बाद में स्टार्च कैसा कलर देता है, रेडिश वॉयलेट कलर देता है। इंपॉर्टेंस बोल दो आज तो, इंपॉर्टेंस बोलो ना, ग्लाइकोजन की क्या इंपॉर्टेंस होता है। अरे यार एनिमल सोर्स से मिलता है, और ये एनिमल्स में स्टोरेज फॉर्म, एनिमल्स में, ह्यूमंस में ये कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म होती है। स्टार्च की बता दो, स्टार्च की इंपॉर्टेंस बता दो, ये मेन डाइटरी कार्बोहाइड्रेट होता है ह्यूमंस में, और ये प्लांट्स के अंदर स्टोरेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड और गैग्स और एमपीएस के टाइप्स देख रहे हो आप, हाइलुरोनिक एसिड, कहाँ पॉसिबल साइट क्या हो सकती है, कहाँ प्रेजेंट होता है, याद करो हमने कहाँ पढ़ा था, ये एनिमल टिश्यू में हाइलुरोनिक एसिड पढ़ते थे हम 11वीं क्लास में। हाइलुरोनिक एसिड कनेक्टिव टिश्यू में, साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है, थोड़ा सा आइडिया रखना। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कहाँ होगा, पहली बात कॉन्ड्रोइटिन वर्ड से समझ आता है, कार्टिलेज में तो होगा ही होगा, फिर बोन में भी और टेंडन में भी। और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट ए कार्टिलेज, बोन, टेंडन, और बी वाला कहाँ है, बी कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बी को हम लोग डर्मेटान सल्फेट भी कहते हैं। तो डर्मा वर्ड स्किन से आता है ना, स्किन, तो स्किन में और ब्लड वेसल्स में ये डर्मेटिन सल्फेट बी, या हम लोग इसको कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बी कहते हैं, ये यहाँ स्किन में ब्लड वेसल्स में होगा। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट सी कहाँ होगा, सी, अरे यार सी कहाँ होगा, कार्टिलेज में, बोन में, टेंडन में। सेम ए और सी का तो सेम है, बी का अलग है, डर्मेटिन वाला स्किन ब्लड वेसल। नेक्स्ट किरेटिन सल्फेट या किरेटन, इट्स नॉट किरेटिन, इट्स किरेटान, रिमेंबर। किरेटन सल्फेट जो है, ये किरेटान सल्फेट जो है, ये कहाँ होता है, कार्टिलेज में और कॉर्निया, आंखों की गुस्ताखियां माफ करना, मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ। किरेटिन सल्फेट कार्टिलेज और कॉर्निया में होता है। और ये जो हिपेरान सल्फेट है, ये कहाँ होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में, सेल सरफेस में। और हिपेरिन कहाँ होता है, ये मस्त सेल में होता है, मस्त सेल में, हिपेरिन मस्त सेल में होता है। और हिपेरान बेसमेंट मेम्ब्रेन में पड़ा रहता है, रान कट गई इसकी तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में पड़ा रहता है। आगे एक हाइलुरोनिडेज, व्हाट इज हाइलुरोनिडेज, इट इज आल्सो कॉल्ड स्प्रेडिंग फैक्टर। ये कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं ये एंजाइम, और ये क्या करता है, ये लिक्विफाई कर देता है हाइलुरोनिक एसिड को, और जिसकी वजह से टिश्यू में जो विस्कोसिटी होती है ना हाइलुरोनिक एसिड के कारण, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड को लिक्विफाई कर देता है। ओके, अब इन्फेक्शन आगे भी बढ़ सकता है, क्लिनिकल यूज। आइसोमेरिज्म एंड शुगर्स, देखो इसके लिए तो ना हम एक वीडियो बना डालेंगे, ठीक है, इसके लिए एक अलग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को करेंगे, आइसोमेरिज्म ऑफ शुगर्स एंड ऑल, ठीक है। तो चैप्टर का आगे का अगले में वीडियो में करते हैं कवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। मिलते हैं, थक गया भाई, बाय।